बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, लेकिन इससे पहले एक और ज़रूरी बात, एक्सक्रीशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करें। आप अगर रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि लाइफ की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं जानदार वो है जो न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन के बाद मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म का लाजमी नतीजा है एक्सक्रीशन और ग्रोथ। तो एक्सक्रीशन क्या चीज़ है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट का किसी जानदार के जिस्म से खारिज करना एक्सक्रीशन कहलाता है। इसको बंद करें, बस यार छोड़ दें, मैं ये लगाना भूल गया था, ये बाद में एडिट करेंगे। तो एक्सक्रीशन का क्या मतलब हुआ? रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब अगला सवाल है कि ये वेस्ट क्या चीज है? आप बता सकते हैं वेस्ट क्या चीज है? एनीथिंग दैट इज हार्मफुल टू ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल को टॉक्सिक भी कहते हैं, जो जानदार के लिए जहर का दर्जा रखे, जानदार को नुकसान पहुंचाए, या यूजलेस, जो जानदार की जरूरत की ना हो, उसको भी वेस्ट है, या इन एक्सेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अब इन बातों को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हार्मफुल के तो नाम से जाहिर है ये नुकसान पहुंचाता है, जैसे कोई जहर है, वो एंजाइम को, खून को या सेल्स को डैमेज कर रहा है, तो उसको जिस्म से निकालना जरूरी है। यूजलेस है, इसको क्यों निकालना है? ये जगह कह रहेगा सेल के अंदर, याद रखना लिमिटेड जगह है, यहाँ इसके मेटाबोलाइट्स और एंजाइम को मुश्किल से काम करने की जगह मिलती है। अगर यहाँ कोई यूजलेस चीज आके भर जाएगी तो वो मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करेगी। लिहाजा जरूरी है कि इसको निकाल के उस स्पेस को ओपन किया जाए। मैं मिसाल बताता हूँ, इस वक्त इस रूम में 40 चेयर्स की जरूरत है, फर्ज कर ले। अगर 40 और आ जाए तो उन एक्स्ट्रा कुर्सियों को हम कहाँ रखें? एक के ऊपर एक कुर्सी रखेंगे तो स्टूडेंट को कहाँ रखेंगे? मसला हो गया ना। तो यूजलेस चीजें इस तरह से इंटरफेरेंस करेगी, लिहाजा इनको भी निकालना जरूरी है। अब इन एक्सेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कोई चीज है तो यूजफुल, लेकिन जरूरत से ज्यादा है, वो भी इंटरफेयर करे। मिसाल के तौर पर आप चाय में 2 चम्मच चीनी यूज करते हैं, अगर 4 चम्मच डाल दे कोई, तो फिर चाय पी सकेंगे? नहीं, हो सकता है बहुत सारा को मीठा पसंद हो। आप नमक की बात करें, नमक अगर सालन में ज्यादा हो तो आप खा ही नहीं सकते। यही हाल अंदर हो। तो इसका मतलब है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, एंड वेस्ट आर द थिंग्स व्हिच आर आइदर हार्मफुल or useless or in excess than the required quantity। ठीक हो गया? अब अगला सवाल है, इन वेस्ट का ओरिजिन क्या है? कहां से आता है ये वेस्ट? ओरिजिन वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं। मसलन हम कह सकते हैं वेस्ट हो सकता है हमारी हवा के साथ अंदर आ जाए, पानी जो पीते हैं उसके साथ कोई वेस्ट आ जाए, खुराक जो खाई जा रही है उसके साथ कोई वेस्ट आ जाए। लेकिन इन वेस्ट को मुतल्लिका सिस्टम ही बाहर निकाले। असल जो वेस्ट है इनका ओरिजिन है मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। वेस्ट इसका असल ओरिजिन क्या है? मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट आपको मालूम है किसको कहते हैं? कोई ऐसी चीज जिसको बनाना हमारा मकसद नहीं था, खुद बन गई। ये सबसे ज्यादा हमारे जिस्म में बनती रहती है, इसीलिए इनका ताल्लुक मेटाबॉलिज्म से भी बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें C6H12O6 plus O2 and CO2 plus H2O plus एनर्जी। इस रिएक्शन का मकसद क्या था? एनर्जी प्रोड्यूस करना था। तो एनर्जी इज द मेन प्रोडक्ट। ये दोनों चीजें तो हमारी जरूरत नहीं थी, हमने ये रिएक्शन इनको बनाने के लिए नहीं किया था,
लेकिन ये बन गई तो अब ये दोनों हैं बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट की हमारी जरूरत नहीं थी, यूजलेस हो गई ना हमारे लिए। हो सकता है इनमें से कोई यूजफुल हो लेकिन इन एक्सेस हो, तो मसलन पानी अक्सर इन एक्सेस होता है तो वेस्ट बन जाता है, निकालना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही टॉक्सिक, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो तीन बातें होंगी, एक वेस्ट एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, दूसरा वेस्ट क्या है, तीसरा वेस्ट कहाँ से आता है। तो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स, ये याद रखना। जैसी चीज आप तोड़ेंगे वैसे ही उससे बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर आप बुखारी में आग जलाते हैं, आग जलाने का मकसद हीट प्रोड्यूस करना, लेकिन धुआं और राख भी तो बनती है ना, ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको बुखारी का पाइप भी बार बार साफ करना पड़ता है, बुखारी के अंदर जो राख बनी है उसको भी निकालते रहना पड़ता है पीरियोडिकली, फिर आपको लकड़ी डाल के काम करने की, जलाने की जगह मिल जाती है। वरना आप राख नहीं निकालेंगे तो जैसे मैंने कहा था इंटरफेरेंस होगी ना, अंदर लकड़ी डालने की जगह वो घेरेगी तो हम लकड़ी कहाँ रख के जलाएंगे। तो ये है। अब आते हैं इसकी नेचर की तरफ। जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर क्या हो सकती है। इनकी नेचर कई तरह की हो सकती है। ये गैसेस भी हो सकती है, ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं, ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, इसी तरह ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। और इन सब के बावजूद असल एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके लिए बनता है उनको कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। इनको अच्छी तरह याद रखें। नाइट्रोजनस वेस्ट असल वेस्ट ये है। तो मैं इनको असल वेस्ट क्यों कह रहा हूं, थोड़ा तवज्जो करें। देखें गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सामने, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही इसको बाहर निकाल रहा है। जो सिस्टम ऑक्सीजन को अंदर ला रहा है वही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, तो अलग सिस्टम बनाने की जरूरत है नहीं है। पानी एक वेस्ट है, खुराक के जरिए हम पानी, मुंह के जरिए पानी अंदर लेते हैं, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट के तौर पर भी बनता है, सांस के जरिए भी अंदर आता है और खुराक में भी शामिल होता है। तो इतने ही रास्ते इसके बाहर निकलने के लिए, लेकिन है तो लिक्विड, कभी पसीने की शक्ल में बाहर निकलता है, कभी सांस के साथ बाहर निकलता है, कभी फीसिस के साथ निकल रहा है, कभी यूरिन के साथ, तो इसको भी निकाल रहे हैं। लेकिन इसको वेस्ट के सेफली रिमूवल में इस्तेमाल किया जाए। सॉलिड में अनडाइजेस्टिव फूड है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को मुंह में दाखिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचाता है, वही सिस्टम इस सॉलिड वेस्ट को खारिज करता है। इसके लिए भी अलग सिस्टम बनाने की जरूरत है। यहाँ जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, मसलन पानी इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, बाकी ऑर्गेनिक हो सकते हैं। जो सॉलिड वेस्ट यानी अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो ऑर्गेनिक है। इसी तरह इन्हीं ऑर्गेनिक में से एक टाइप को नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ, आज के बाद आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जिस वेस्ट को निकालने के लिए बनाया गया है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब इनको नाइट्रोजन वेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन शामिल होता है और ये सबसे खतरनाक वेस्ट भी है। तो जो खतरनाक होगा उसको संभाल के निकालना पड़ेगा ना, ताकि हमारा जिस्म उससे महफूज है। खतरनाक इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इससे मुराद कौन सा सिस्टम है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाले। इनके लिए ही तख्लीक किया गया ये पूरा सिस्टम। और अब हम एक और बात कह के आगे बढ़े कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हैं, इनका तारुफ क्या है। तो पूरे एनिमल किंगडम में 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट इस्तेमाल होते हैं, या वेस्ट प्रोड्यूस हो, इस्तेमाल नहीं होते। इसमें है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसमें अमोनिया तो है NH3, यूरिया है CNH2 NH2 और डबल बॉन्ड O, और यूरिक एसिड इस तरह का न्यूक्लियोटाइड की तरह है। इसके फार्मूले बुक में दिए हैं तो याद करें, वरना बस जहन में एक नक्शा है।
3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। अब अगला सवाल फिर, ये नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सी खुराक से की बाई प्रोडक्ट है? तो पहले मैं आपको हमारी खुराक के अज्जा बताऊं। हमारी जो खुराक है उसमें 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल। इनमें से वाटर एंड मिनरल इनऑर्गेनिक है, बाकी सारे ऑर्गेनिक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन है? नहीं है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से नाइट्रोजन वेस्ट नहीं बनी। लिपिड में है नाइट्रोजन? नहीं है, इसलिए लिपिड से भी ये नहीं बनी। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। अब आप सोचेंगे न्यूक्लिक एसिड हम कहाँ खाते हैं? हम जो कुछ खाते हैं वो टिश्यूज और सेल्स हैं, तो हर टिश्यू और सेल के न्यूक्लियस में तो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो बस मुख्तसर हो गया कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनका ओरिजिन है 2, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड में खास तौर पर डीएनए और आरएनए। बात वाज़ेह हो रही कि नहीं? मैं दोबारा बताऊंगा 2 बातें। एक तो हमने ये कहा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको भी कहा जाता है, ये वो सिस्टम है जो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं? तो 3 बड़ी कैटेगरीज हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तीसरी बात ये कही कि ये आते कहाँ से? ये जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो उनके बाय प्रोडक्ट के तौर पर ये बनते हैं। और सबसे पहले अमोनिया बनता है, NH3। ये हाईली टॉक्सिक है, हाईली डिफ्यूजेबल है, बड़ी जल्दी फैल जाती है, गैस है ना ये। आपको मालूम है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कौन तेजी से सफर करेगी? गैस। तो ये हाईली डिफ्यूजेबल इसलिए है कि गैस है, और हाईली टॉक्सिक इसलिए है कि आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए कुछ जानदार इस अमोनिया को एज इट इज खारिज करते हैं, कुछ यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ इसको खारिज करते हैं, कुछ इसको भी खारिज नहीं कर सकते, वो यूरिक एसिड को खारिज करते हैं। तो अब अगला सवाल है, कौन सा जानदार इन 3 में से किस नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करता है और क्यों करता है? 2 सवाल हुए ना। किसको खारिज करता है? तो हमने कहा फिला अमोनिया को खारिज करता है, फिला यूरिया को, फिला यूरिक एसिड को। अब अगला सवाल है क्यों करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। जानदार जिस माहौल में रहता है उस माहौल के हिसाब से फैसला करता है कि मैंने ये खारिज करना है, ये खारिज करना है, ये। असल बात ये है कि इनको जिस्म से सेफली खारिज करने के लिए पानी चाहिए। तो हर जानदार का माहौल ऐसा नहीं होता जहां पानी वाफिर हो। मसलन एक जानदार पानी में ही रहता है तो उसके लिए पानी की कमी का तो खतरा ही नहीं ना। तो अमूमन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया खारिज करें, लेकिन साथ में एक और शर्त भी है कि शर्त यह है कि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, यानी जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, एक्वेटिक मीडिया में रहते हों, वो अमोनिया खारिज करेंगे। अभी मैं मज़ीद तफसील बता रहा हूँ। जिनके पास पानी कम हो, सरफेस एरिया भी कम हो, वो अमोनिया को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसको यूरिया में तब्दील करके इसको खारिज करें। जिनके पास पानी इतना भी नहीं हो वो फिर यूरिक एसिड खारिज करें। तो सरसरी तौर पर 3 माहौल आपके सामने रखते हैं। एक पानी का माहौल है, वो अमोनिया खारिज करेंगे। दूसरा, हम आप हैं जो लैंड में रहते हैं। लैंड में हम कैसी जगह रहते हैं जहाँ पानी आसानी से दस्तयाब हो। आप तमाम इंसानी आबादियाँ उठा के देखें, पानी के आसपास कायम है। और यूरिक एसिड वाले कौन से होंगे? डिजर्ट्स में होंगे, या फिर वो पानी को जिसमें स्टोर नहीं कर सकते, वो यूरिक एसिड खारिज करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले अमोनिया कौन खारिज करता है। बल्कि इससे भी पहले एक और चीज़ आपसे शेयर करें। ये सरफेस एरिया का आपने 9th-10th में पढ़ा था ना। सरफेस एरिया किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म विच कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। फर्ज करें एक सेल है, इस सेल का ये पूरा एरिया उसका सरफेस एरिया है, क्योंकि यहां भी उसका माहौल कांटेक्ट में है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी। तो इसके अपने वॉल्यूम के लिहाज से
इसका सरफेस एरिया बहुत है, लिहाजा ये अगर अमोनिया बनती है तो इसको यहाँ से भी खारिज कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। इसको कहते हैं लार्ज सरफेस। बस मैं फार्मूला बताता हूँ आपको, जितना जानदार का वॉल्यूम कम होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना वॉल्यूम बड़ा होगा सरफेस एरिया कम होगा, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मुख्तसरन हम डिस्कस करें तो ये होगा कि अमोनिया को एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर माइक्रो कहते हैं, एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या खारिज करते हैं? अमोनिया। क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml पानी चाहिए, यानी अगर आप 500 ml पानी में 1 ग्राम अमोनिया में जितनी नाइट्रोजन होती है उसको हल करके जिस्म से खारिज करेंगे तो ये सेफ है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इतना पानी कौन अफोर्ड कर सकता है जो खुद पानी के अंदर रहता है कि नहीं है? दरियाओं में, समुद्रों में, झीलों में, तालाबों में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, आपके प्रोटोजोआ हैं, आपके एल्गी हैं, ये सारे अमोनिया खारिज करेंगे। और ऐसे जानदारों को कहा जाता है अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक्स। The organisms which eliminate their waste, nitrogenous waste in the form of ammonia are called ammoniotelics. याद रखेंगे ना ये? अच्छा, दूसरा ग्रुप यूरिया वाला है। यूरिया वाले क्या करेंगे? ये लैंड एनिमल्स हैं जिनका सरफेस एरिया भी बड़ा है। क्या करेंगे? 1 ग्राम यूरिया को जिस्म से सेफली खारिज करने के लिए सिर्फ 50 ml पानी चाहिए। 50 ml पानी में 1 ग्राम यूरिया इसमें हल करके निकालो जिस्म से, तो ये सेफ होगा। इसमें हम खुद शामिल हैं और इनको कहा जाएगा यूरियोटेलिक्स। यूरियोटेलिक्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूरियोटेलिक्स। अब है तीसरा यूरिक एसिड वाला। यूरिक एसिड ये यूजुअली डेजर्ट एनिमल्स में, आपको इनकी ग्रुप बताता हूं, लेकिन डेजर्ट की शर्त जरूरी नहीं है। डेजर्ट एनिमल्स या विच लिव इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, इस यूरिक एसिड को 1 ग्राम को जिस्म से खारिज करने के लिए सिर्फ 1 ml पानी चाहिए। असल में इसको पानी चाहिए ही नहीं। ये 1 ml पानी भी क्यों चाहिए? ताकि ये गीला हो तो जिस सिस्टम से निकल रहा है उस सिस्टम को यूरिक एसिड डैमेज नहीं कर सकते। यूरिक एसिड तो क्रिस्टल है, तेज चुभने वाले जर्रे हैं और पानी उन जर्रों को गीला करता है तो ये आसानी से स्लिप होकर बाहर आ जाता है, वरना इनके लिए पानी की जरूरत नहीं। अब ये हुआ, ये जानदारों को ऑप्शन दिया है, एनर्जी बचाओगे या पानी। तो जिसके पास जो ज्यादा है वो तो नहीं बचाएगा, क्योंकि अमोनिया को यूरिया में तब्दील करने में बहुत सारी एनर्जी चाहिए। यूरिया को यूरिक एसिड में तब्दील करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो पानी वाला है वो क्या कहता है? मैं पानी ज़ाया करूंगा 100 ml, 500 ml पानी 1 ग्राम के लिए निकालो, पानी तो बहुत है। इनके पास पानी कम है, इतना पानी अफोर्ड नहीं कर सकते जितना वो कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया? एनर्जी खर्च करके इसको कन्वर्ट किया, फिर थोड़े से पानी के साथ इसको खारिज किया। अब ये वो ग्रुप है जिन्होंने एनर्जी खर्च किया है, पानी नहीं है। तो पहले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया, अलॉट ऑफ एनर्जी खर्च करके, और यूरिया को यूरिक एसिड में तब्दील करके पानी को बचाया 1 ml। और मैंने जो सुना था, एग्जैक्ट मुझे इस वक्त किताब का हवाला याद नहीं आ रहा है, कि अमोनिया के मुकाबले में यूरिया 1 लाख गुना कम टॉक्सिक है, इतना फर्क पड़ता है। अच्छा, जो यूरिया खारिज कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक्स। यूरिकोटेलिक्स। अब इस यूरिकोटेलिक में 3 ग्रुप हैं, उनके नाम याद रखें। इनवर्टेब्रेट में इंसेक्ट्स, वर्टेब्रेट में बर्ड्स और रेप्टाइल्स। अब जरा सोचें, रेप्टाइल से तो समझ में आती है बात की है
डिजर्ट्स में रहते हैं, लेकिन परिंदों के लिए क्या मसला है, पानी तक तो पहुंच सकते हैं ना, तो वो क्यों खारिज करते हैं यूरिक एसिड? और इसलिए खारिज करते हैं कि वो यूरिन को जिस्म में स्टोर नहीं कर सकते, वो फ्लाइट करते हैं तो जिस्म हल्का रखने की खातिर उनके पास यूरिनरी ब्लैडर ही नहीं है, तो उनकी ये मजबूरी थी, वरना पानी तक पहुंचना उनके लिए मसला नहीं था। इंसेक्ट्स का भी यही मसला है, ज़्यादातर वो उड़ते हैं तो जिस्म को हल्का करने के लिए जिस्म में वेस्ट स्टोर करने की गुंजाइश उनके पास नहीं। अच्छा, अब ये यूरिक एसिड क्या है? मुर्गी की बीट देखी होगी आपने, घरों में मुर्गियां पालते हैं ना, तो उसमें जो सफ़ेद सा मटेरियल शामिल होता है ना, वो यूरिक एसिड है। यानी अनडाइजेस्टेड फूड और यूरिक एसिड दोनों को मिलाकर वो खारिज करते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है, लिक्विड तो नहीं होता। तो 1 ml पानी इसके लिए जरूरत है। तो इस पूरे में एक बात और बताऊं, फिर दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। पूरे एनिमल किंगडम का सर्वे करें तो सबसे ज़्यादा जानदार यूरिया खारिज करने वाले, जिसमें मोस्ट ऑफ द फिशेस शामिल हैं, एम्फीबियन शामिल हैं, मैमल शामिल हैं, और मोस्ट ऑफ द इनवर्टेब्रेट शामिल हैं। इस ग्रुप में सिर्फ 3 हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। और ये ग्रुप तो बहुत छोटा है, ये पानी में रहते हैं। कुछ फिशेस के बारे में कहा जाता है कि ये अमोनिया खारिज करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिशेस अमोनिया खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि फिशेस का सरफेस एरिया कम है, पानी तो वाफिर है लेकिन सरफेस एरिया कम है, इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकती। क्योंकि सरफेस एरिया मसलन यहाँ से ट्रेवल करके जब अमोनिया आएगी तो रास्ते में तबाही मचाती भी आएगी ना, तो इसलिए फिशेस भी यूरिया ही खारिज करती हैं। हालांकि वो पानी में रहते हैं, पानी उनके लिए इशू नहीं है, उनके लिए इशू सरफेस एरिया है।